हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सर फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं और उसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक जो कि एडिशनल एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन है उनको पूरा करेंगे। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन अभी तक नहीं देख पाया है तो आप पिछला वीडियो देख लें ताकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनका सॉल्यूशन आपको समझ में आ सके, क्योंकि चैप्टर 3 जो है वो 7 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो 7 मार्क्स में न्यूमेरिकल भी 100% शामिल होगा, इसलिए आपकी एक्सरसाइज जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सर्किट दिया गया है। ये देखो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है और ये पूछा गया है कि करंट फाइंड करना है इन ईच ब्रांच का क्या मीन्स होता है वो हम आप लोगों को किरचॉफ्स रूल्स जब डिस्कस किए थे तब मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस सर्किट की ये जो पोर्शन है बिटवीन टू जंक्शन, जो ये पार्ट होते हैं उन्हीं को हम ब्रांच कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट जब इसको एक 10 वोल्ट के सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन ईच ब्रांच करंट को फाइंड करना है, ये पूछा गया है। इसका मतलब है सर्किट को सॉल्व करना है। सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किरचॉफ्स रूल्स का यूज किया जाता है। तो कन्फर्म हो गया कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो किरचॉफ्स रूल्स की हेल्प से सॉल्व होगा। किरचॉफ्स रूल्स 2 हैं, दोनों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम उनका यूज करके और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम बता दें कि किरचॉफ्स रूल्स के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो स्पेशली एक्सरसाइज के बाद में स्पेशली कुछ क्वेश्चन किरचॉफ्स रूल्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप सभी को किरचॉफ्स रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उनको आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ये पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो पहचान क्या है कि अगर सर्किट को सॉल्व करना है तो किरचॉफ्स रूल्स हमें यूज करने पड़ेंगे। तो ये पहचान है। तो ये सर्किट देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस सर्किट में इसका मतलब किरचॉफ्स रूल्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तभी ये सर्किट सॉल्व होगा। मीन्स जो पूछा गया है उसका पता चलेगा मुझे। तो किरचॉफ्स रूल्स हम यहाँ पर लगाते हैं। किरचॉफ्स के 2 रूल्स होते हैं, एक जंक्शन रूल और एक लूप रूल। जंक्शन रूल की हेल्प से इन ईच ब्रांच करंट कितना होगा वो पता चल जाता है। तो पहले हम इसमें जंक्शन रूल का यूज करते हैं। तो जंक्शन रूल के लिए मैंने सपोज कर लिया कि इस सेल से I एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से I करंट फ्लो होते हुए और ये जंक्शन A पर पहुँचेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि अलग अलग वायर्स या अलग अलग ब्रांच वहाँ पर है। तो AB में मैंने I1 बोल दिया है और AD ब्रांच में मैंने I2 करंट बोल दिया है। जब ये I1 करंट पॉइंट B जो कि एक जंक्शन है वहाँ पहुँचेगा तो ये फर्दर डिवाइड होगा। तो मैंने बोल दिया कि BD में I3 जा रहा है तो BC में कितना जाएगा, तो I1 माइनस का I3 कर दिया। क्यों? क्योंकि जंक्शन रूल मुझे सिखाता है सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो आप उससे निकाल सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इस पॉइंट डी की। तो यहाँ देखो इधर से I2 मिलेगा और इधर से I3 मिलेगा, तो इनकमिंग करंट 2 हैं और इन दोनों का सम ही इसमें DC में जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर I2 प्लस I3 लिख दिया है। BC में I1 माइनस I3 है और DC में I2 प्लस I3 है। ये दोनों जंक्शन C पर फिर मिल जाएंगे, तो सम जब इनका करोगे तो I1 प्लस I2 हो जाएगा और I1 प्लस I2 जो है वो I के इक्वल है। तो मैंने देखो सपोज कर लिया, आप दूसरे तरीके से भी सपोज कर सकते हैं। इसमें I1 बोल सकते हैं, इसमें I2 बोल सकते हैं, यहाँ I3 यहाँ I4 भी बोला जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जंक्शन रूल का यूज करके मैंने यहाँ पर इन ईच ब्रांच कितना कितना करंट फ्लो होगा वो सपोज कर लिया है, क्योंकि उसको न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं दी गई है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही मुझे फाइंड करनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जंक्शन रूल हमारा यहाँ पर अप्लाई हुआ और उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर हर ब्रांच में करंट को फाइंड कर लिया। अब हम लूप रूल का यूज करेंगे और सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो लूप रूल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को ही लूप रूल बोलते हैं, जो हमेशा क्लोज्ड लूप में अप्लाई होता है। तो यहाँ मैंने क्लोज्ड लूप कंसीडर किया है, A B D A आपको दिखाई दे रहा होगा, A B D A। जो लूप रूल होता है वो क्या सिखाता है, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का अगर अलजेब्रिक सम करते हैं तो वो 0 होता है। तो वही हम करेंगे। मैंने यहाँ लूप A B D A कंसीडर किया और इस लूप A B D में हम लूप रूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम A to B चल रहे हैं, तो A to B में देखेंगे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जहाँ रजिस्टर या सेल लगे होते हैं वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, रजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाता है। तो 10 और I1 का प्रोडक्ट हो गया तो 10 I1 हो गया। तो देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया 10 I1, ये पोटेंशियल डिफरेंस। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, करंट आपके इधर भी आ सकता है, करंट उधर भी जा सकता है। हमने अपना फिक्स किया कि हम A to B जा रहे हैं। अगर करंट की डायरेक्शन भी A to B रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा। ऐसा हम साइन कन्वेंशन पहले बता चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लें, किरचॉफ्स रूल्स समझ लें, आपको पता चल जाएगा। तो माइनस का 10 I1 हो गया। अब हम बात करते हैं कहाँ से कहाँ जाना, B to D। तो B to D जाएंगे तो इसमें भी देखो रजिस्टर लगा हुआ है तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना हो जाएगा तो 5I3। और देखो B to D हम भी चल रहे हैं, करंट भी B to D है, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। आगे बढ़ते हैं, D to A की बात करते हैं। तो D to A में भी रजिस्टर लगा हुआ तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना हो जाएगा तो 5I2 हो जाएगा। यहाँ अपोजिट है करंट, हम D to A जा रहे हैं और जो करंट है वो A to D आ रहा है, अपोजिट की होने की वजह से यहाँ प्लस हो गया और इक्वल टू कितना आ जाता है 0। तो ये लूप रूल मैंने यूज किया और लूप रूल यूज करके यहाँ पर एक मैंने इक्वेशन बना के तैयार कर लिया। इस इक्वेशन को आप चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो, अगर सॉल्व हो रहा है तो। मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो इसमें से माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दो प्लस हो जाएंगे और एक आपका जो है वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लिया है, उसके साथ साथ बेटा मैंने यहाँ पर 5 भी कॉमन ले लिया है। तो 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 2I1 हो जाएगा, ये माइनस का, इसे मैंने पहले लिख दिया तो ये माइनस का हो जाएगा, तो I2 तो ये I2 हो गया, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ जो साइन है वो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा।
और 5 कॉमन लिया था, इसलिए क्या बचेगा, केवल प्लस का I3 बचेगा। सॉल्व करके थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा तो इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसकी वजह से मैंने ये 5 कॉमन लिया है। आप चाहो तो लो, नहीं लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इक्वेशन सॉल्व करना है, वो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब हमने दूसरा लूप लिया BCD, इसी तरीके से लूप रूल इसमें अप्लाई किया तो BC में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 5 इंटू ये हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ नेगेटिव साइन होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया। तो माइनस का 5 I1 माइनस का I3 हो गया। आगे बढ़ते हैं और CD की बात करते हैं। तो CD के केस में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है और रजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अपोजिट होने की वजह से प्लस आ गया 10 I2 प्लस I3। और आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं, यहाँ भी अपोजिट है तो देखो अपोजिट की वजह से प्लस आ गया 5I3, तो 5I3 हो गया। पूरा लूप क्लोज कंप्लीट हुआ और इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो लूप रूल मैंने इसमें भी लगाया और लगा करके मैंने इस इक्वेशन को बना लिया। अब सॉल्व करेंगे तो मैंने फिर इसमें किया, माइनस कॉमन लिया, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों के दोनों हैं वो माइनस हो जाएंगे। उसके साथ साथ मैंने क्या किया कि 5 कॉमन भी ले लिया, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल 1 बचेगा और ये प्लस हो गया, तो केवल क्या मिलेगा, I1 माइनस का I3। तो मैंने देखो यहाँ लिख दिया है ये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस लगा दिया। 5 कॉमन था तो 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया तो 2I2 माइनस का 2I3 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा तो माइनस हमने कर दिया। और 5 जब हमने यहाँ कॉमन लिया था तो यहाँ पर ये गलती से 5 नहीं लिखा जाएगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना। सॉरी, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 5 आपका नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो I1 माइनस का I3 अब माइनस का 2I2 माइनस का 2I3 अब माइनस का कितना हो जाएगा, I3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो I1 जैसा है वैसा ही बना रहेगा। I2 जो है तो वो माइनस का 2I2 है, तो माइनस का 2I2 लिख दिया। और I3 कितने हैं, तो 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, ये गलती से लिख गया है। तो I1 माइनस का 2I2 माइनस का 4I3 इक्वल्स टू 0, और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया है। आगे हम अगला लूप लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने लूप लिया है A D C और इस तरीके से होते 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 A तक हम पहुँचे हैं। तो इसमें भी हम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। तो AD का पोटेंशियल डिफरेंस 5I2 होगा, अब माइनस का तो माइनस का 5I2 लिख दिया है। DC का पोटेंशियल डिफरेंस 10I2 प्लस I3 माइनस का होगा, तो माइनस का लगा दिया 10I2 प्लस I3 हो गया। आगे बेटा बढ़ते चले आ रहे हैं और यहाँ अब मुझे सेल मिलेगा। सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड मिला, जब नेगेटिव पहले मिलता है तो ये प्लस की वैल्यू रहती है, इसलिए मैंने प्लस का 10 लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये रजिस्टर मिला, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 10I और करंट जिधर हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वजह से ये माइनस का होगा, तो मैंने देखो माइनस का 10I लिख दिया है और इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये इक्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने केवल माइनस कॉमन लिया, तो माइनस जब कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये अकेला इसमें कोई भी करंट का साथ में नहीं है, तो इसे मैंने राइट साइड में भेज दिया, और राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इसलिए प्लस का मैंने लिख दिया है। अब मैंने क्या किया, इसमें से 5 कॉमन लिया। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल I2 बचेगा, तो मैंने I2 लिख दिया। यहाँ 2 बचेगा, सॉल्व भी कर दिया, तो 2I2 प्लस 2I3, इसी तरीके से 2 यहाँ बचेगा तो 2I1 प्लस 2I2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो जब 5 कॉमन हमने लिया है तो यहाँ पर अब 10 नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर 2 आ जाएगा।
तो ये बात आप अपना ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो I1 अकेला है तो 2I1 लिख दिया। I2 देखो तो 1 और 2 3 और 2 5, तो 5I2 हो गया। ये अकेला तो प्लस का 2I3 हो गया। और इस 10 की जगह पर कितना लिखना पड़ेगा, मुझे 2 लिखना पड़ेगा, तो मैंने 2 लिख दिया और इसको इक्वेशन थर्ड बोल दिया। आप ये सोच रहे होंगे कि सर लगातार बार बार लूप बना रहे हैं, कितने लूप हमें लेने पड़ेंगे। तो हम आपको बता दें, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इक्वेशन आपको बनाने पड़ते हैं, तभी वो इक्वेशन सॉल्व हो पाते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स अगर देखो तो I1, I2 और I3 तीन वेरिएबल्स हैं, तो कम से कम 3 इक्वेशन मुझे बनाने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 लूप ले लिए हैं और सिंपल से लूप लिए जो आसानी से दिखाई दे रहे। देखो ये भी लूप दिखाई दे रहा, ये भी दिखाई दे रहा, नीचे वाला भी दिखाई दे रहा, इसलिए इस तरीके से मैंने इन लूप को ले लिया। ध्यान रखना है आप। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिल गया। अब इन इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप जो भी मेथड पढ़ा है आपने 10th तक, उसका आप यूज कर सकते हैं। तो सभी बच्चे किरचॉफ्स रूल्स को अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखना पड़ेगा। अगर आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब भी फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वैसे तो सभी बच्चे इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं। अगर कोई बच्चा इक्वेशन सॉल्व करना नहीं जानता है तो वो छोटी बुकों को लेकर के उससे 6th, 7th, 8th के मैथ में इक्वेशंस दे रखे हैं, वहाँ से वो सॉल्व करना भी सीख ले। और कितने टाइप के मेथड होते हैं जिनसे हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, उनको भी सीख लीजिएगा। यहाँ मैंने इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखाया है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मैंने सीधा लिख दिया ऑन सॉल्विंग अबव इक्वेशंस। तो I1 कितना मिलेगा 4/17 एम्पियर, I2 कितना मिलेगा 6/17 एम्पियर, I3 कितना मिलेगा तो माइनस का 2/17 एम्पियर। आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करना तो ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, ये काम आपको ही करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं सॉल्व किया है। इन्होंने I1, I2, I3 की तो वैल्यू आ गई, लेकिन आंसर में I1, I2, I3 की वैल्यू नहीं पूछी है, बल्कि उन्होंने करंट इन ईच ब्रांच पूछा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेज कितना होगा, तो R मैंने लिख दिया है। यहाँ आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ब्रांचेज R। तो AB की बात करते हैं, AB ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है I1, तो I1 की जो वैल्यू होगी वही AB ब्रांच का करंट होगा और I1 की वैल्यू 4/17 एम्पियर है, तो यही आंसर हो गया। BC ब्रांच को देखते हैं डायग्राम में, तो I1 माइनस I3 करंट है, मैंने I1 माइनस I3 कर दिया, सॉल्व किया तो 6/17 एम्पियर आ गया। ऐसे DC ब्रांच की बात करते हैं, तो DC आप फिगर को देखते जाना, पता चलता चला जाएगा। तो DC ब्रांच में I2 प्लस I3 करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों की वैल्यू लगा के सॉल्व किया, तो हमें कितना मिलेगा I2 प्लस I3, तो 4/17 एम्पियर मिल जाएगा। इसी तरीके से AD ब्रांच की बात करते हैं, तो AD में आपका I2 करंट है और I2 की वैल्यू 6/17 एम्पियर है। ऐसे BD की बात करते हैं, तो BD ब्रांच में करंट जो है वो I3 है और उसकी वैल्यू माइनस की 2/17 एम्पियर है। तो इस तरीके से हर ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। उसके साथ साथ अभी इसका बचा हुआ, इस ब्रांच का करंट बचा हुआ है, मीन्स टोटल करंट की वैल्यू बची हुई है, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया टोटल करंट कितना होगा। तो टोटल करंट जो है वो सम हो जाएगा जो भी करंट आपके हैं। तो टोटल करंट यही तो डिवाइड हुआ है, I1 प्लस I2 ही तो पूरे में डिवाइड हुआ है, तो वही मैंने कर दिया I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 की वैल्यू लगा दी, तो कितना आ गया 10/17 एम्पियर आ गया, क्योंकि टोटल करंट I है और I किस में डिवाइड हुआ I1 प्लस I2 में। तो I3 नहीं हुआ, इसलिए I3 तो बाद में फर्दर डिवाइड हुआ है, तो इसलिए यहाँ I3 नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये किरचॉफ्स रूल्स का एक क्वेश्चन था जो आप लोगों को मैंने सिखाया है, और बहुत सारे क्वेश्चन हम
अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जो स्पेशली किरचॉफ्स रूल से ही रिलेटेड होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि आपको हम इक्वेशन बनाना सिखाएंगे, किरचॉफ्स रूल्स लगाना सिखाएंगे, लेकिन इक्वेशन आप खुद सॉल्व करना सीखें ताकि आसानी से क्वेश्चन कर सकें। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बहुत ही है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो 9 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10 वाला क्वेश्चन जो है बेटा वो मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज का मैंने यहाँ फिगर नहीं बनाया है, आप एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है। और जो मीटर ब्रिज की थ्योरी को मैंने डिस्कस किया है वहाँ हम लोगों ने उसका डायग्राम बनाया है कि मीटर ब्रिज जो डिवाइस है वो किस तरीके से देखी जाती है। तो ये मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज जो हम लोगों ने लिया उसमें 2 रेजिस्टेंस थे, एक R और S, इसलिए मैंने यहाँ R और S लिख दिया ताकि आपको फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में R की जगह पर X नाम दिया गया है और S की जगह पर Y नाम दिया गया, ये ध्यान रखना। तो मीटर ब्रिज का X और Y 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, उसमें से Y रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और उसके साथ साथ बैलेंसिंग लेंथ गिवन है और उन्होंने X की वैल्यू को फाइंड किया है। इसका मतलब है R को फाइंड करना है। तो मीटर ब्रिज का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। R अपॉन S इक्वल्स टू क्या होता है, L अपॉन 100 माइनस L। तो मैंने वही लगा दिया। अगर आपको ये पता नहीं है फॉर्मूला तो फॉर्मूले वाला वीडियो देख लो या मीटर ब्रिज वाला देख लो, ये कैसे आया है आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा कि R को X बोला है, S को Y बोला, इसलिए मैंने X अपॉन Y भी लिख दिया है और L अपॉन 100 माइनस L हो गया। मुझे X निकालना, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L इंटू Y, तो इंटू Y मैंने कर दिया है। L की वैल्यू गिवन है 39.5 सेंटीमीटर, तो मैंने ये सेंटीमीटर में लगा दिया। अपॉन में 100 माइनस का 39.5 सेंटीमीटर इंटू Y की वैल्यू गिवन है 12.5 ओम, तो मैंने 12.5 ओम यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर X का कितना मिलेगा, 8.16 ओम मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसको A बोला है उन्होंने, तो A पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। चाहो तो हम यहाँ A बना देते हैं, इस बात का भी ध्यान आप रखना है। ये A का पार्ट था। A अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि A में उन्होंने पूछा है कि जो कनेक्शन किए जाते हैं उसमें थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों लगाया जाता है, थिक कॉपर स्ट्रिप। तो मीटर ब्रिज जब हमने डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि थिक कॉपर स्ट्रिप इसलिए लगाते हैं ताकि सर्किट का रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाए। तो आप यहाँ लिख देना, टू रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। कहाँ, मीटर ब्रिज का जो लेक्चर मैंने बनाया था उसमें। तो ए वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। ए वाले पार्ट में एक तो एक्स की वैल्यू पूछी थी, उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों लगाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं बी वाले पार्ट की। तो बी वाले पार्ट में हमने यहाँ बी लिख दिया है, फर्स्ट सेकंड डाल दिया था इसकी वजह से। बी वाला पार्ट, अब बी में उन्होंने कहा कि अगर एक्स और वाई की वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो आर जो एक्स की जगह इक्वल था अब वो y के इक्वल हो गया और y की वैल्यू कितनी है, 12.5 ओम है। s जो y के इक्वल था वो अब x के इक्वल हो गया और x की वैल्यू कितनी फाइंड कर चुके हैं, 8.16 ओम। तो 8.16 ओम लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, r अपॉन एस इक्वल्स टू l अपॉन 100 माइनस एल। r की वैल्यू लगा दी और s की वैल्यू लगा दी, L अपॉन 100 माइनस L। अब मुझे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो सॉल्व करने के बाद L की वैल्यू कितनी मिलती है, तो 60.5 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब मीटर ब्रिज के क्वेश्चन सिंपल हैं, लेकिन क्योंकि एक ही फॉर्मूला है
R अपॉन S इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L, हमेशा उसी का यूज होता रहेगा। तो एक केस में उन्होंने रेजिस्टेंस को पूछा, दूसरे केस में बैलेंसिंग लेंथ को पूछा है। तो आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी इसका सी पार्ट और यहाँ पर बचा हुआ है जो कि कंसेप्चुअल टाइप का है, इसलिए मैंने यहाँ सी नंबर नहीं डाला है। सी में उन्होंने कहा है कि मीटर ब्रिज में बैटरी और गैल्वेनोमीटर यूज किए जाते हैं। अगर उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, मीन्स उनकी पोजीशंस आपस में बदल देते हैं, तो डिफ्लेक्शन पॉइंट या बैलेंसिंग लेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, बैलेंसिंग लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम उनकी पोजीशंस आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जहां नल पॉइंट मिला था वहीं आपको दोबारा भी नल पॉइंट मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो 10 वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखो 11 नहीं लिखा है। 11 मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि 11 वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के तरीके से है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 11 भी इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आराम से क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप रीड करेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है, इसलिए मैंने 11 यहाँ नहीं लिखा है। 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। पोटेंशियोमीटर का वीडियो भी हम लोग बना चुके हैं और पोटेंशियोमीटर को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। इसमें ये कहा गया है कि कोई कंपैरिजन कराया गया है पोटेंशियोमीटर को लेकर के, ईएमएफ का कंपैरिजन कराया गया है, और ईएमएफ का कंपैरिजन कराने का डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं। तो उस डेरिवेशन में जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, डायरेक्ट उसी फॉर्मूले का यहाँ यूज किया गया है। तो वो फॉर्मूला कौन सा है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। दोनों वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो L2 63 गिवन है, L1 35 गिवन है, और E1 की वैल्यू भी गिवन है, E2 पूछा गया है। तो हमने L2 और L1 की वैल्यू को यहाँ अप्लाई कर दिया। E1 की वैल्यू मैंने इधर ऊपर चली जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। E1 कितना दे रखा है 1.25, हमने यहाँ पर अप्लाई करके इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो E2 का आंसर कितना मिला 2.25 वोल्ट आपका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप कर सकते थे क्योंकि पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एडिशनल एक्सरसाइज से पहले का लास्ट क्वेश्चन है, और उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी गई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, करंट के टर्म्स में I अपॉन एन ई ए होता है, जिसमें n जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और E जो है बेसिक चार्ज होता है, और A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, और कई एक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड मींस इस फॉर्मूले से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो सभी बच्चे इस फॉर्मूले का अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। मैंने वैल्यू लगा दी तो I3 एम्पियर दे रखा है तो 3 लगा दिया। n की वैल्यू दे रखी है 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू E आप सब जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना मिला है 1.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड मिला है। उसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्टर के वन एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेंगे। तो टाइम भी मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हमने
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज किया गया है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो है वो वायर की लेंथ हो जाएगी और स्पीड जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। वायर की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं। हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना मिलता है, 2.73 इंटू 10⁴ सेकेंड। वैसे तो यही आंसर हो गया, आप चाहो तो इसे आवर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आवर में लिखा गया है तो सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर दिया। हम जानते हैं कैसे कन्वर्ट होता है, तो कितना मिलेगा, 7.57 आवर आपका आवर्स में आंसर आ गया है। तो इस तरीके से एडिशनल से पहले के क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किए। इस 2 वीडियो में एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। एडिशनल जो क्वेश्चन हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इसकी वजह से हम एडिशनल क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे हैं। समय अगर मिलता है तो एडिशनल क्वेश्चन बाद में हम लोग करेंगे। अभी हम लोग केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन एडिशनल से पहले जो हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप नोट्स बनाते समय किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।